माइनवर हम लोग चर्चा करेंगे वेवेल योजना के संदर्भ में, लेकिन वेवेल योजना की पृष्ठभूमि 1945 की पृष्ठभूमि नहीं है। 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। यकीन मानिए महात्मा गांधी उस दिन एक अवतरित पुरुष के रूप में नजर आ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस रूपी संगठन को ललकारते हुए ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं, और तमाम अंग्रेजों को आह्वान करते हुए कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारतीयों को आह्वान करते हुए कहा था कि या तो आज़ादी को प्राप्त करो या तो मृत्यु को स्वीकार करो, अर्थात करो और मरो का नारा दिया। संपूर्ण राष्ट्र की जनता को जब इस चीज़ की सूचना मिली कि गांधी ने ऐसा आह्वान किया है, यार अवाम की जनता सड़कों पर उतर गई। ब्रिटिश हुकूमत जो उन दिनों वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो को लगा कि अगर गांधी कोई कार्य योजना दे दी है तो उस परिस्थिति में भारत को कंट्रोल कर पाना बड़ा असंभव होगा। इसलिए 9 अगस्त को सवेरे दैट वाज 0 आवर में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको आगा खां महल में रखा गया और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। लेकिन जब अखबार की सुर्खियां बनी कि गांधी ने यह आह्वान किया है, आवाम की जनता सड़कों पर थी, लॉर्ड लिनलिथगो की मानसिकता थी कि एक को मारेंगे तो 10 घरों में सिमटेगा। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक को मारेंगे तो सैकड़ों सड़कों पर उतरेंगे और लाठी, डंडा, गोला बारूद, इन तमाम चीज़ों के खौफ से भारत बाहर निकल चुका है। आज़ादी की दीवानगी इतनी चरम पर थी कि ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता कांप रही थी। एक एक सेंटेंस को सुनना नहीं पीना। ब्रिटिश हुकूमत की बर्बरता कांप रही थी। जब उसको लग गया ब्रिटिश हुकूमत को कि गांधी को रोक, गांधी ने जो कह गया, गांधी ने जो कुछ भी कहा, उसका प्रभाव बहुत व्यापक है, प्रभाव अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय है, उसको रोका नहीं जा सकता। जो लॉर्ड लिनलिथगो की प्रारंभिक सोच थी कि हत्या के बदली प्रति हत्या होगी, हिंसा के बदली प्रति हिंसा होगी, कंट्रोल कर लिया जाएगा भारत को। चूंकि एल्गिन ने कभी कहा था कि भारत को तलवार के बलबूते जीते हैं तो तलवार के बलबूते इसकी रक्षा करेंगे। मानवर 42 का वो कालखंड का वो मंजर अपने आप में अद्भुत था। बहुत जगह समानांतर सरकारों का गठन कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही थी। इतनी अधिक राष्ट्रीयता का जोर चरम रूप पर था कि ब्रिटिश हुकूमत को समझ के परे की बात थी कि अब करें तो करें क्या। हर एक भारतीय को गोली मारना संभव है बॉस, ये संभव नहीं है। अब लगा कि इस हिंसा कांड को और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों के जहन में पनपती नफरत के भाव को अगर कोई बंदा कंट्रोल कर सकता है तो एक ही कैरेक्टर हो सकता है, और वो है गांधी, गांधी और गांधी। तब गांधी के पास लोगों का जत्था, ब्रिटिश हुकूमत का जत्था पहुंचा था और गांधी को कहा था कि गांधी आप वही कैरेक्टर हो जो 1922 में जब चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ था जिसमें 22 सिपाही मारे गए थे, तो आपने ये कहा था कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, मैं आंदोलन को स्थगित करता हूं। और आज 1942 में आपके आह्वान के बाद संपूर्ण भारत जल रहा है, हत्याकांड चरम रूप को छू चुका है, आप इसको स्थगित कीजिए। गांधी ने कहा कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, और गांधी ने करने से सीधा इनकार भी कर दिया बॉस। गांधी के ऊपर उल्टा आरोप लगाया ब्रिटिश हुकूमत ने कि तमाम हिंसक वारदात के लिए आप गुनहगार हो। तब गांधी 10 फरवरी 1943 को बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर, और गांधी की भूख हड़ताल का प्रभाव था एक बंदा जो 2 अक्टूबर 1869 का जन्मा हुआ हो और आज जब भूख हड़ताल पर बैठा हो, बॉस ब्रिटिश हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही थी। कारण कि अगर गांधी की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए गुनाहगार ब्रिटिश हुकूमत समझा जाएगा। और यकीन मानिए अगर ऐसा कुछ भी हो जाता तो उन परिस्थितियों में ब्रिटिश हुकूमत की औकात नहीं थी बाप की कि हिंदुस्तान को वो लोग कंट्रोल कर पाता। उनका पार्थिव शरीर जिन गलियों से गुजरता वहां तूफान खड़ा होता। यही कारण था कि ब्रिटिश हुकूमत ने यह निर्णय लिया था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आगा खां महल में चंदन की लकड़ी, कफन, घी सब कुछ व्यवस्था कर रखा था ताकि अंतिम संस्कार यहीं कर दिया जाए और उनके पार्थिव शरीर को किसी भी कीमत पर आम लोगों के दर्शनार्थ नहीं रखा जाए। लेकिन गांधी भी भूख हड़ताल के माहिर प्लेयर थे।
गांधी बाहर निकलने के बाद गांधी जिन्ना वार्ता हुई, वो वार्ता भी असफल रही। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि गांधी ने ही दिया था। लेकिन अब ब्रिटिश हुकूमत को भारत की सत्ता अब बेबस, बोझिल, सरदर्द लग रहा है। उन्हीं परिस्थितियों में निलितगो को हटा करके वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल को लाया गया और वेवेल ने अपनी एक योजना दी। और वेवेल की योजना का जो मूल भाव था वो यही था कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता को समाप्त कर, ब्रिटिश सरकार मतलब कुल मिलाकर के भारतीयों के हाथों में सत्ता प्रदान की जाएगी। ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता को समाप्त कर भारतीयों के हाथों में को सत्ता प्रदान किया जाएगा। एकदम संक्षेप में समझना, भारतीयों को सत्ता प्रदान किया जाएगा। ये वेवेल की अपनी योजना है। वेवेल कह रहा है ताकि किसी भी कीमत पर अशांति भारत में ना फैले, शांति का डगर चरम रूप पर हो, मैं कंट्रोल कर सकूं, मैं व्यवस्थित कर सकूं। दूसरी योजना उसकी थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होगी उसमें वायसराय और सेनापति को छोड़कर के शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब शेष सदस्य क्या होंगे? शेष सदस्य भारतीय होंगे। किनको छोड़ करके? तो दो कैरेक्टर को छोड़ के, वायसराय और सेनापति को छोड़ करके सारे सदस्य भारतीय होंगे। मैंने अभी तक ये कहा कि वेवेल की योजना का मूल थीम क्या है कि भारतीयों के हाथों में सत्ता प्रदान की जाएगी। भारतीयों के हाथों में सत्ता प्रदान की जाएगी वायसराय और सेनापति के पद को, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अमूमन समाप्ति के कगार पर था और भारत में ब्रिटिश हुकूमत दम तोड़ रही थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के बलबूते के बाहर की बात थी कि भारत की सत्ता को नियंत्रित कर सके, निर्देशित कर सके, संचालित कर सके। यही कारण था कि अब ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को सत्ता देने को तैयार है। मतलब कुल मिलाकर के वो गतिरोध को समाप्त करके स्वशासन की ओर भारतीयों को अग्रसरित करना चाह रहा है। वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर के शेष तमाम पदों पर भारतीयों को के हाथों में सत्ता देने को आतुर है। विदेश विभाग भारतीय सदस्य के हाथों में होगा। मतलब फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, कैसी होगी, किस अनुरूप होगी, ये तमाम चीज भारतीयों के हाथों में होगा। मतलब विदेश विभाग भी किसके पास होगा? भारतीयों के पास होगा। विदेश विभाग भी किसके पास होगा? भारतीयों के पास होगा। अभी तक हमने 3 पॉइंट बोला कि भारतीयों के हाथों में अपना लैंग्वेज रखना है। यार आप पास करोगे, अगर कमीशन निकालना है तो भारतीयों के हाथों में सत्ता देने की तैयारी है। वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर से सदस्य भारतीय होंगे। विदेश विभाग भी भारतीयों के हाथों में होगा। और यही कहा कि जो काउंसिल होगा, जो परिषद होगा, इसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। मतलब हिंदू कि जितना सदस्य होगा उतना ही सदस्य मुसलमानों का होगा। हिंदू और मुसलमानों के सदस्यों की संख्या बराबर होगी। हिंदू और मुसलमानों के सदस्यों की संख्या बराबर होगी। और केंद्र में अस्थायी अंतरिम सरकार का निर्माण, जिसमें गवर्नर, अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें गवर्नर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात वीटो का पावर का उपयोग नहीं करेगा। अस्थायी सरकार, ये वेवेल की योजना थी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वेवेल योजना की पूरी कड़ी में 5 पॉइंट आसानी पूर्वक दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन हालात को जब पूछेगा तो हालात का चित्रण होगा, और हालात का चित्रण जब भी होगा 1942 से होगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारतीयों में पनप रही राष्ट्रीयता का भाव इतना चरम रूप पर था कि ब्रिटिश हुकूमत को रोक पाना उसके बलबूते के बाहर की बात थी। भारतीयों के लिए भारत की सत्ता अब सरदर्द बन चुका था। और उन्हीं परिस्थितियों में लॉर्ड निलितगो को हटा करके जब वायसराय के रूप में जब लॉर्ड वेवेल को लिया गया, तो लॉर्ड वेवेल को एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन है कि जितनी जल्द हो सके भारतीयों के हाथों में सत्ता देकर के भारत से मुक्ति पालो। क्योंकि ये उबलता हुआ राष्ट्र है बॉस। ये राष्ट्र आजादी की दीवानगी के चरम रूप को छू चुका है। हर कोई अपना प्राण त्यागने को तैयार हो चुका है। गांधी का जलवायु जलाल इतना चरम रूप पर फैल चुका था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महज गांधी का ही योगदान है, लेकिन जो भी घटक है, आज़ादी तो आई ना, चाहे वो क्रांतिकारी विचारधारा से हो, गांधीज्म से हो,
या अन्य घटक से हो। लॉर्ड वेवेल ने कहा यही बिंदु, कुछ नहीं है यार, बांध लो ना अपने हाथों में कड़ियों को कि भारतीयों के हाथों में सत्ता प्रदान की जाएगी। वायसराय और सेनापति को पद को छोड़कर के शेष तमाम भारतीयों सदस्यों को भारतीय होंगे। विदेश विभाग भी भारतीयों के पास होगा। एक काउंसिल का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान बनना चाहिए ना, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। और अंतिम बात आ गई कि अस्थायी सरकार होगी। क्यों अस्थायी सरकार? क्योंकि भारतीय कैसा सरकार गठित करेंगे, लोकतंत्र का फॉर्मेट क्या होगा, और उस फॉर्मेट में का स्वरूप, और उस फॉर्मेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम चीज़ों का संगठन का गठन क्या होगा। मैंने कुल मिलाकर के भारतीय अपने लिए अपना संविधान का निर्माण कैसे और किस अनुरूप करेंगे, इन तमाम बातों का उसमें सशक्त ब्यौरा था। मतलब गठित होगा तो ब्यौरा होगा। इसलिए वेवेल योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और इसी वेवेल योजना को मद्देनजर रखते हुए एक सम्मेलन बुलाया जाता है शिमला में। जो वेवेल ने जो कहा, क्या कहा कि अस्थायी सरकार का गठन हो, विदेश विभाग भारतीयों के हाथ में, हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर संख्या में होगा, वायसराय और सेनापति को छोड़कर शेष तमाम पदों पर भारतीयों को जगह दिया जाएगा। इन्हीं तमाम मसलों के ऊपर चर्चा करने के लिए भारत के तमाम राजनीतिक दल के राजनीतिज्ञों को बुलाया गया, और वो सम्मेलन होता है शिमला में, जो जाना जाता है शिमला सम्मेलन के नाम से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपनी विचारधारा को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।